नमस्कार, जोहार। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर सारे राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच ईचागढ़ का एक बेटा जो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ईचागढ़ से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, आखिर वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे ही जानने का कोशिश करता हूँ। सुखराम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप पिछले 35 सालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, आपको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है, आपने चुनाव भी लड़ा। मैं चुनाव पार्टी से किसी तरह का बैर नहीं, किसी तरह का मेरा कोई नाराजगी नहीं। मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि ईचागढ़ का विकास जो लोगों का उम्मीद था, उम्मीद के हिसाब से विकास नहीं हो पाया। यहाँ जो समस्या है, चाहे डैम विस्थापित का समस्या को लीजिए, चाहे कि इको सेंसिटिव का समस्या को लीजिए, चाहे आज का डेट में पठन पाठन के क्षेत्र में आज एकमात्र डिग्री कॉलेज होना इस क्षेत्र के लिए कितना नाइंसाफी है। इसीलिए इसी मुद्दा को लेकर के जब पार्टी में थे, पार्टी में रहे, तो हमने प्रयास किया, नेता जो बने उसको भी कहा, लेकिन ये जो काम नहीं होने से हमको लगा कि हम लोग झूठ का बात कितना दिन तक करेंगे। पार्टी करके खाली आदमी को झूठा आश्वासन तो बार बार नहीं ले सकते ना, हम लोग का भी तो जिंदगी पार हो रहा है। तो झूठ का ही करके हम लोग जी नहीं सकते हैं। इसीलिए हम चुनाव मैदान में आए हैं, लोगों का प्यार भी मिल रहा है और यहाँ का जो विकास, मूल रूप से विकास जो होना चाहिए 35 साल में, वो विकास नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं चुनाव। एक चीज है, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कर रहे थे, क्या लगता है, मतलब आप चुनाव लड़े, चुनाव तो हर कोई लड़ सकता है, लेकिन आप जब चुनाव लड़े तो आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासित करना क्या लगता है आपको? देखिए, तो पार्टी प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से हमको लगता है मैंने अपना जिम्मेदारी निभाया है। मैं उस बात से दुखी नहीं हूँ कि पार्टी से मुझे निष्कासित किया गया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी कार्यकर्ता का भी भावना को समझना चाहिए था। एक बार पार्टी को कम से कम इतना जरूर जानना चाहिए था कि भाई आप चुनाव मैदान में क्यों आए। ये अगर पूछता तो हमको लगता है, पीड़ा तो हालांकि है नहीं, लेकिन ये सही रहा था। एक चीज मैं देख रहा हूँ, मतलब चुनाव हो रहा है, विस्थापित का मुद्दा वर्षों से 78 में जब डैम बना उसके बाद से लगातार विस्थापितों का मुद्दा उठा, लेकिन काम तो ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? इसी बात को लेकर के तो मैं चुनाव मैदान में आ गया। आज जो भी हम लोग यहाँ नेता बनाए, एमएलए बना, मंत्री बना, वो लोग ने डैम समस्या को जितना बारीकी से समझ के बात को विधानसभा में लाना चाहिए था, इस विषय को समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था, वो चीज हमको 35 साल में नहीं देखा। बार बार हमने कहा कि डैम मुद्दा को थोड़ा विस्तार से समझ के पॉइंट टू पॉइंट विधानसभा में बात को रखना चाहिए कि आज जो भी लोग रैयत थे, हमारे गांव गया, रैयत का जमीन पूरा गया, उसके बाद अगर वो जमीन दाताओं के साथ डिस्प्लेस जो हुई उनके साथ नाइंसाफी होगा और नहीं होगा, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ना। मैं भी तो इसी क्षेत्र का बेटा हूँ, हम उन लोगों का दुख को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि चलिए हम भी कुछ समझते हैं विस्थापितों का मामला को, तो अगर यहाँ का जनता आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से हमको लगता है 5 साल का कार्यकाल कम नहीं होता है। 5 साल अगर समय मिला तो प्रमुखता से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि डैम का समस्या हमको लगता है मैंने 90% सोल्व हो गया। आप पिछले 5 साल पे आरोप लगा रहे थे, ये डैम का मामला तो आज का नहीं है, इससे पहले और भी तो पार्टी के विधायक थे। हम डैम विस्थापित के लिए सविता महतो के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। हम तो यहाँ 35 साल से राजनीति कर रहा हूँ, 3 बार हम यहाँ जीते। हमारा कार्यकाल रहते हुए हम डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के पद में भी रहा हूँ और हमारा कार्यकाल के रहते 3 बार यहाँ एमएलए हम लोग जीते, मंत्री तक हम लोग बने। लेकिन उस बीच में भी हमने बहुत एक्सरसाइज किए, बहुत चीजों को बारीकी से नेता के पास रखने का काम किया, लेकिन काम कहीं ना कहीं हमको लगा कि उस दिशा में हमारा माननीय नेता लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमको जितना अनुभव है, जितना हमको जानकारी है डैम के बारे में, हमको लगता है अगर हमारा जनता, यहाँ का जनता आशीर्वाद देती है तो हमको आपको विश्वास करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल अगर समय मिला तो डैम का समस्या 90% सोल्व हो जाएगा। डैम को समस्या को लेकर सुखराम हेमरम के पास क्या विजन है? डैम के पास तो एक ही तो काम करना है ना। डैम में जो भी रायत जमीन दिया, अपना घर द्वार सब डैम में माने विस्थापित हो गया है, उन लोगों को जहां पर बैठाया गया है वहां उन लोगों को भूमि का पट्टा चाहिए।
जो भी लोग डैम क्षेत्र में आज भी बसे हैं उन लोगों को कहीं बसाना होगा। उन लोगों के लिए एक रोजगार का बहुत बड़ा मैंने ये हो गया है अभी। आप उसका जो भी भुगतान हुआ था वो भुगतान का राशि एक भी विस्थापित के पास आज नहीं बचा है। तो रोजगार सबसे बड़ा मैंने उन लोगों के लिए संकट पैदा कर रहा है। तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों को कहना चाहते हैं कि उन लोगों को मैंने न्याय देते हुए सही जगह में बैठा के उन लोग रोजगार भी करेगा, अपने जगह में बैठेगा भी, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। 183, 184 पानी का स्टोरेज का मामला आ रहा है। हम बोले पानी का स्टोरेज 183 और 184 क्यों भाई? आप पूर्ण रूप से यहाँ जो भी आप मैंने डिस्प्लेस जो मैंने किए यहाँ का जो प्रावधान हुआ उसको पूर्ण रूप से कर दीजिए। लोग तो विरोध नहीं किया ना, पूर्ण रूप से आप दे दीजिए, भुगतान कर दीजिए। आज तो जरूर आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आज कम से कम जोरदार तरीका से उठना चाहिए था। डैम विस्थापितों के लिए एक न्याय के लिए एक स्पेशल पैकेज का होना भी जरूरी है। विस्थापितों का एक मामला तो है, जोर शोर से चलता है। जब भी साल में एक बार पानी आता तो बहुत सारे नेता आते हैं, उसी को लेकर राजनीति करते हैं, फिर वो चुनाव जीत कर विधानसभा जाते हैं, लेकिन विस्थापितों को भूल जाते हैं। इसके अलावा इस विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र डिग्री कॉलेज है जहां सब विषयों की पढ़ाई नहीं होती। इसके अलावा पूरे अनुमंडल क्षेत्र में अनुमंडल अस्पताल नहीं है। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है आपसे छुपी हुई नहीं है। नहीं, मेरा तो सिर्फ विस्थापित का मुद्दा तो प्रायोरिटी में है ही। आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ विशेष करके डिग्री पढ़ाई लिखाई के मामले में खाली डिग्री कॉलेज का कमी भी है। प्लस आज जो प्राइमरी लेवल से जो मैंने बच्चे को पढ़ाई मिलता है वहाँ भी व्यवस्था आज बहुत मैंने अच्छा नहीं है। साथ में हेल्थ का कंडीशन तो और मैंने खस्ता हाल है। यहाँ सबसे पहला और सबसे प्रमुख मेरा मुद्दा है कि यहाँ का लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगार लोग हैं। एक बार साल में खेती करके लोग यहाँ से पलायन करते हैं उत्तर प्रदेश में। मैं इसीलिए आप लोगों के माध्यम से जनता को भी विश्वास दिलाता हूँ कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो 2024 के बाद यहाँ जितना खेती किसानी काम है उसको मैं बहुत सम्मान देते हुए मैंने 12 महीना 365 दिन खेत में सिंचाई का पानी दे के यहाँ का लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे और लोगों को मैंने कृषि काज में 100% इन्वॉल्व करने का काम करेंगे। शिक्षा तो मैंने सिस्टम तो है, सिस्टम को खाली थोड़ा सुधारने का जरूरत है। सिस्टम थोड़ा बहुत क्या हो गया आज मैंने मास्टर लोगों को जो काम में मैंने लगना चाहिए वो काम छोड़कर अन्य काम में लगाया जाता है। तो इसी को खाली सुधार देना है कि भाई झारखंड का जो भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिएगा, यहाँ मजदूर किसान का बेटा लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सक्षम व्यक्ति प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो इसको खाली थोड़ा बहुत मास्टर लोगों को हम लोग तो मैनिफेस्टो में भी लिखे हैं कि सरकार की जो नियुक्ति मास्टर को दिया गया है उन लोगों को अन्य काम से मुक्त कराकर सिर्फ और सिर्फ पठन पाठन के कार्य में ही मास्टर लोगों को लगाया जाएगा। हेल्थ का जहां तक बात है, मैं स्वास्थ्य विभाग को आप लोगों के माध्यम से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विभाग हो गया आज का डेट में। गरीब मजदूर किसान का बेटा बेटी जो भी बड़ी बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं तो सहारा एकमात्र है सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ का जो व्यवस्था आज का डेट में सिर्फ वहाँ लोग जाते हैं एडमिट हो जाते हैं तो बेड मिलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। ना वहाँ मेडिसिन है, ना यहाँ आपका कोई टेस्ट का सुविधा है। कहीं हम लोग का अनुमंडल स्तरीय अनुमंडल हॉस्पिटल में भी ना ईसीजी है, ना एक्सरे है, ना ब्लड टेस्ट का सुविधा है। सब कुछ अगर आशीर्वाद जनता देती है तो हम आप लोगों को निश्चित रूप से ये बात जानना चाहते हैं कि पूर्ण रूप से हम ये व्यवस्था दिलाएंगे। और भी एक तो आप लोगों को मैं जोड़ना चाहता हूँ कि 10 मिनट में फोन करेगा जहाँ मेरा पेशेंट होगा तो वहाँ अपना एम्बुलेंस सेवा भी इसको मिल जाएगा। वहां से तुरंत ट्रांसपोर्ट करके अपना पेशेंट को मैंने स्वास्थ्य विभाग में पहुंचाया जा सकता है। ये व्यवस्था हम लोग पूरी तरह प्लानिंग करके रखे हुए हैं। कल मैं चांडिल में घूम रहा था, वह लोग कह रहे थे कि सुकरा में विधायक भी नहीं है, लेकिन वहाँ का कचरा वो बाहर फेंक रहे। ये कैसे संभव हो पा रहा? देखिए, सोशल वर्कर तो शुरू से मैं रहा हूँ और समाज हित में काम करना मेरा एक आदत सी हो गई है। हम चुपचाप रह ही नहीं सकते हैं। तो हम भी चांडिल में संयोग से रहता हूँ तो देखा कि आप लोग भी देखे होंगे, इससे पहले चांडिल में जगह जगह में कचरे का ढेर लगा रहता था। बदबू इतना रहता था कि अपने बिना नाक बंद किए हुए पार नहीं हो पाते थे। तो हमने देखा कि जब सब कुछ हमने ऊपर वाला ने दे रखा है तो थोड़ा बहुत समाज हित में तो हम कर ही रहा है, तो यहाँ भी थोड़ा कर दे तो लोगों के लिए तो अच्छा हो सकता है ना।
मेरा तो काम ही है कि पब्लिक के लिए कुछ अच्छा काम करें, पब्लिक को कुछ मैंने राहत पहुंचाए। इसी सोच के साथ हम काम शुरू किए। आज चांडिल का जनता ने बहुत प्यार भी देते हैं, बहुत धन्यवाद भी देते हैं, अच्छा लगता है। इसके अलावा दादा देख रहा है कि बताया जा रहा है कि पिछले 35 सालों से बाहरियों का राज है, जगह जगह चर्चा हो रहा है कि इस बार स्थानीय प्रत्याशी जीत कर विधानसभा जाएगा, लेकिन आज तक तो स्थानीयता जो है वो आज तक परिभाषित ही नहीं हुआ कि आखिर स्थानीय कौन है। स्थानीय का मामला ये है कि जो भी नेता यहाँ एमएलए बना आज 7 बार, वो हमारा इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के माने मूल निवासी नहीं थे, और इसलिए इसको आवाज उठाया जा रहा है कि 7 बार जिताने के बाद भी, 35 साल उन लोगों को मौका देने के बाद भी आज जो विकास हम लोग का क्षेत्र में होना चाहिए, देखिएगा आज पानी मैंने पीने का पानी का भी लोगों को सुविधा नहीं है, रोड रास्ता का तो आप लोग देख ही रहे हैं हाल, स्कूल का व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रहा है, यहाँ स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है। इसके लिए लोगों ने आवाज उठा रहा है और बात कर रहे हैं, भाई इतना साल देने के बाद भी आज भी यहाँ मूलभूत सुविधा से हम लोग वंचित है, तो उन लोगों को हम लोग बार बार क्यों चुनेंगे। आज भी देखिएगा हर एक चीज यहाँ बहुत जगह ऐसे बहुत क्षेत्र मिलेगा, नेटवर्क का मैंने कमी है। आज जैसे सब चीज ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, पीडीएस दुकान में भी आप लोग देखते हैं, तो आज स्कूल में भी आप पोस्ट मशीन से आपका मैंने क्या बोलते हैं अटेंडेंस होता है, तो नेटवर्क भी आप लोग नहीं दे पा रहे हैं बढ़िया से। पूर्ण रूप से आज पूरा इचागढ़ विधानसभा को 100% नेटवर्क भी नहीं दे पा रहे हैं, ऑनलाइन का काम कैसे होगा मां से। तो ये सब कमी है, और इसीलिए लोगों का जुबान में बात आ रहा है कि बार बार दिए, 7 बार दिए, 35 साल दिए, और कितना बार आप लोगों को मौका देंगे। इतना दिन में तो कुछ आप किए नहीं, क्षेत्र को तो बढ़िया से सुधार नहीं पाया, क्षेत्र के लिए तो विकास नहीं कर पाया, इसीलिए लोगों का आवाज है, और उस आवाज के साथ मैं भी हूँ। चलिए भैया, आप लोग सही बोल रहे हैं, हम भी कार्यकर्ता के नाते हेल्प किए थे, सहयोग किए थे, और आप लोग भी जानते हैं कितना सहयोग किए थे। तो इसीलिए इस आवाज का उठना किसी के लिए हम तो यही कहेंगे कि खराब नहीं लगना चाहिए। आप लोगों को भैया सम्मान दिया इचागढ़ के लोग, आप लोगों को इचागढ़ में जनप्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया, सेवा देने का मौका दिया, तो तकलीफ किस बात का हो रहा। आप लोग एक बार तो आप लोग माने दरिया दिल दिखाइए, इचागढ़ को समर्थन कर दीजिए, एक बार समर्पित कर दीजिए। चलिए भैया, अगर इचागढ़ से कोई भाई कोई दादा अगर आए हैं तो उसके लिए एक बार तो आप लोग स्वीकार कर लीजिए ना बात को। यहाँ का बेटा जब निकल गया है सेवा करने के लिए, तो उसको देने में क्या तकलीफ है। क्षेत्र का विकास आपसे नहीं हो पाया तो हो सकता है हमसे बढ़िया से हो सके, तो लोगों को तो विकास चाहिए ना। इसलिए जो भी लोग अगर थोड़ा बहुत इस बात को ला रहा है कि हम लोग को बाहरी बोला जा रहा है, तो उन लोगों को तो पीड़ा होना ही नहीं चाहिए। आप लोगों को कितना बार हम लोग देखेंगे, कितना बार हम लोग जिम्मेदारी देंगे। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा, किस तरह का समर्थन आप जो 100%, ये कहीं भी शंका मत रखिए। ये झारखंड में पहला एक विधानसभा होगा इचागढ़। इचागढ़ में इस बार इतिहास बनने जा रहा है। इचागढ़ जीत चुका है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ प्रमाण पत्र लेना बाकी रह गया है। चलिए, ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी सुखराम हेम्ब्रम, जिनका कहना है कि वो गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनको समर्थन भी मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी जब 13 नवंबर को चुनाव होगा और 23 नवंबर को जब गिनती होगा तो यहाँ का रिजल्ट क्या होगा, ये आपके सामने होगा। शुक्रिया।